बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, अब इसकी प्रैक्टिस बची है। तो प्रैक्टिस में हम सबसे पहले फार्मूला चार्ट पूरा करेंगे, उसके बाद में फिर हम डीपीपी वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग फार्मूला चार्ट पूरा करिए, सॉल्व करने की ट्राई करिए। जो नहीं आता है वो मुझसे पूछिए, और जो है डीपीपी कंप्लीट करने का कोशिश करिए, है ना। आज मैं जो हमने जूम सेशन में डिस्कस किया था एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 115 पर, उसको मैं अभी दोबारा डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, है ना। तो देखिए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूं जो हम कर चुके थे। डेट इज HCV पेज नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 19, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आप ध्यान से सुनेंगे और आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। अ मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवर ब्रिज विच इज इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल R and has a total length L. Suppose the motorcycle starts from highest point. What can it be? What can its maximum velocity for which the contact with the road is not broken at the highest point? तो ये पहला सवाल है, राइट। दूसरा कह रहे हैं, if the motorcycle goes at speed 1/√2 times of the maximum found in part A, where will it lose the contact with the road? कहाँ पर कांटेक्ट खत्म होगा? What maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge? तो अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें जो है इन्होंने एक वर्ड लिख रखा है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ये इन्होंने दे रखा है। अब आप देखिए, सीन क्या है। सीन ये है कि एक स्ट्रेट रोड आ रही है बहुत दूर से, और ये रोड यहाँ पर जो है सर्कुलर ओवर ब्रिज में कन्वर्ट हो जाती है। सर्कुलर ओवर ब्रिज है तो ये रेडियस मान लो R है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, सर्कुलर मोशन। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक मोटर बाइक है। मोटर बाइक को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता, ऐसे गोला बना देता हूँ, राइट। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी मैक्सिमम स्पीड हियर सो दैट इट इज नॉट लूजिंग कॉन्टैक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। यानी हमें केवल इसी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट की चिंता करनी है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि जब ये यहाँ पर है, आप सवाल पढ़ लीजिए सभी बच्चे एक बार, बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे सवाल पढ़ लीजिए। पेज नंबर 115 पर क्वेश्चन नंबर 19 HC वर्मा। आपकी मोटर बाइक जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेट mg लगेगा डाउनवर्ड, और n है आपका नॉर्मल रिएक्शन, राइट। इसकी मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, करेक्ट। तो यह v है सबसे ज़्यादा, है ना। बस अच्छा, यहाँ तो कांस्टेंट स्पीड है ना, तो v रखिए आप, इधर ध्यान दो। अब मैं कहूंगा नेट इनवर्ड फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स, है ना। दैट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या आएगा? ये आएगा mg माइनस n। इसको हम बोलेंगे mv² अपॉन r, राइट। आपको कांटेक्ट लूज करना है। कांटेक्ट लूज करने की कंडीशन होती है n बराबर 0। तो टू लूज द कांटेक्ट n बराबर 0, n बराबर 0। जब n बराबर आप 0 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, mg बराबर हो जाएगा mv² अपॉन r। तो इसलिए आपका v बराबर आ जाएगा √gr। ये आपका HC वर्मा की जो बुक है उसका A आंसर आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये ऐसे कह रहे हैं कि इफ द इम्पार्टेड वेलोसिटी इज नॉट दिस, इफ द इम्पार्टेड वेलोसिटी इज नॉट दिस, इट मीन्स मोटर बाइक is not moving with this velocity,
बट मोटर बाइक इज मूविंग विथ रूट 1/√2 टाइम्स ऑफ दिस। तो देखिए इफ v इज इक्वल टू √GR/√2, √GR/√2, देन वेयर विल द कॉन्टैक्ट लूज। तो मान लीजिए कॉन्टैक्ट यहाँ पे लॉस होता है ना। अब इस एंगल को आप अल्फा मान लीजिए। बेटा जब इस एंगल को आप अल्फा मानेंगे तो बाइक यहाँ आ गई है ना, तो mg इधर होगा। mg वेट होता है वो इधर ही होता है हमेशा, ये एंगल अल्फा है। तो इस mg के कंपोनेंट निकालिए आप, mg का कंपोनेंट उधर की तरफ निकालो, है ना। तो देखिए मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ इधर की तरफ mg का। तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन, दैट इज mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, दिस इज n। फिर से हमारा कंसेप्ट यही रहेगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या आएगा, mg cos अल्फा माइनस n इक्वल टू mv²/r। अब आप देखिए आपका कॉन्टैक्ट लूज करना है तो n को 0 करना ही पड़ेगा। आप कर दीजिए mg cos अल्फा इक्वल टू n 0 रख दीजिए m/r, v² आपका ये है, इसका स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा क्या, GR/2। ऐसा करते ही आपके पास में cos अल्फा कितना आ गया, cos अल्फा 1/2 आ गया, इसलिए अल्फा जो है 60 डिग्री यानी π/3 आ गया। बेटा अल्फा π/3 आ गया। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए x डिस्टेंस चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अल्फा इक्वल टू r/, रेडियस। तो x बराबर क्या आएगा, अल्फा इंटू r, अल्फा है π/3 इंटू r। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया बी वाला। अब आप देखिए सी वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, सी वाला क्वेश्चन है कि ऐसी क्या स्पीड दे दी जाए जिससे मोटर बाइक कभी भी अपना कॉन्टैक्ट लूज ना करे कंप्लीट उसके ऊपर सर्कल पर। तो देखिए मैं बताता हूँ, कभी भी कॉन्टैक्ट लूज ना करे तो पहले आप इसका पूरा एंगल निकाल लो, सर्कल का लास्ट तक का, है ना, हाँ एकदम एंड तक का एंगल निकाल लो, दैट इज थीटा एंगल, दैट इज थीटा एंगल। तो देखो मैं बता रहा हूँ थीटा एंगल क्या है। थीटा एंगल मैं बताऊंगा, थीटा एंगल होता है r/, रेडियस। एज पर क्वेश्चन इन्होंने कहा था इस पूरे की लंबाई कैपिटल L है, पूरे सर्कल की ये जो है ना इसकी लंबाई कैपिटल L है। तो बेटा आधे की कितनी होगी, L/2 होगी। तो r का L/2 हुआ, रेडियस r हुआ, यानी कि थीटा बराबर हुआ L/2r। अब आप देखो यही इक्वेशन काम आएगी वापस से, बस उसकी जगह मैं लिख दूंगा mg cos थीटा माइनस n को 0 लिखो, है ना, और mv²/r। अब आपका m से m गया तो आप देखना v को क्या लिखोगे, आप v को लिखोगे √GR cos थीटा, √GR cos थीटा। बेटा ये आएगा आपका √GR cos थीटा कितना, cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा cos L/2r। ये आपका सी आंसर आ गया। ये तो आपका HC वर्मा जी का क्वेश्चन था, है ना। अब मैं बात करता हूं कि HC वर्मा जी ने अपने क्वेश्चन में कहा मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, है ना, मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड। आपकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, नो चेंज इन स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट, है ना, नॉन वेरिएबल स्पीड। लेकिन असलियत जो होती है लाइफ के अंदर वो अलग होती है। वो क्या होती है कि जब मोटरसाइकिल ओवर ब्रिज पर ऊपर चढ़ रही होती है तो स्पीड घटती है, और जब नीचे उतर रही होती है तो स्पीड बढ़ती है। कोई भी मतलब बॉडी के लिए जनरली ऐसा ही होता है ना, जनरल ट्रेंड ऐसा ही होता है। बाकी तो देखिए जो है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्पीड कांस्टेंट रखते हैं क्या रखते हैं। जैसे HC वर्मा जी ने इस सवाल में स्पीड कांस्टेंट रखी है। अब मैं इसी सवाल को रिपीट सॉल्व करूंगा, आप देखना कितना इंपॉर्टेंट बन गया है ये। इसी सवाल को दोबारा सॉल्व करूंगा, लेकिन अब मैं कांस्टेंट स्पीड वर्ड को मिटा दूंगा।
यानी कि अब आप इस क्वेश्चन नंबर 19 को एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे रहने दो, है ना बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसे एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे रहने दो, बस केवल इतना सा परिवर्तन कर दो कि उसमें से कांस्टेंट स्पीड वर्ड हटा दो। वर्ड हटाते ही आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, है ना, आपकी डीपीपी में भी हैं और इसके अलावा आपके 14 ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं जिसमें स्पीड वेरी करेगी। सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब की बार में हम स्पीड को वेरी करके रखेंगे। देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द रोड, है ना, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इसका मतलब आइडियल कंडीशंस हैं, तो रोड एकदम आइडियल है ना। अब आप देखिए मैं इस सवाल को कर रहा हूँ। HCV का पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 19 है ना। बस केवल एक चेंज किया है सवाल के अंदर, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड को हटा दिया है, तो सवाल बिल्कुल बदल गया है, एकदम अलग सवाल हो गया। ये हटा दिया, है ना। अब देखिए फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो यानी आइडियल रोड है, आइडियल रोड है। अब आप देखिए क्या होने वाला है। अगर ये आपका रोड जो है सर्कुलर आर्क पे जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही सर्कुलर बना दिए क्या? हाँ, अच्छे से सर्कुलर बनाइए। देखिए ये रोड है बेटा, मैं सर्कुलर आर्क बना रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सर्कुलर आर्क है इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है और ये इस सर्कुलर आर्क का सेंटर है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। बेटा ये रेडियस आर है, यहाँ से भी रेडियस आर है। इन्होंने कहा है इसकी लेंथ जो है L/2 है, तो ये जो टोटल एंगल थीटा आएगा, नेचुरल है कि दिस एंटायर एंगल थीटा विल बी व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये L/2R आएगा, है ना, ये थीटा L/2R आएगा, राइट। आगे देखिए, अगर मोटरसाइकिल सबसे पहले यहाँ है तो पहला वाला केस तो कोई डाउट में है ही नहीं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा, है ना। यहाँ पर mg और वहाँ पर n, और हम लिख देंगे नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख रहा हूँ mg माइनस n इज नेट इनवर्ड फोर्स एंड दिस इज mv²/r। हमें कॉन्टैक्ट को लूज करना है, n को 0 पुट करिए, आपका v आ जाएगा √rg। तो ये तो आपका ऐसे कैसे है, इसमें तो कोई डाउटफुल बात नहीं है। लेकिन अब अगर ये मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ चलती है, यहाँ से यहाँ चलती है और इसको गिवन वेलोसिटी जो है यहाँ पर, तो देखिए इफ वेलोसिटी इम्पार्टेड हियर एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, तो देखिए वेलोसिटी गिवन टू हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी given to the highest point, given to motorcycle at highest point, at highest point, तो क्या आएगा बेटा वेलोसिटी गिवन टू मोटरसाइकिल एट हाईएस्ट पॉइंट, ये इन्होंने क्या रखा है √GR/√2। ये हमने वेलोसिटी ले ली क्योंकि हम SC वर्मा जी के सवाल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, एग्जैक्टली सेम रख रहे हैं, बस केवल वो वर्ड हटा दे रहे हैं और हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए उस वर्ड के हटने से यहां पर आकर के मान लीजिए कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है, तो दिस एंगल इज अल्फा, है ना। अब आपको बेहद सावधान होना पड़ेगा। ये आपका mg है, mg का कंपोनेंट इधर mg cos अल्फा आएगा, है ना, तो mg cos अल्फा आएगा और ये n आएगा। मैं वापस से वही करूंगा, क्या mg cos अल्फा को लिख दूंगा क्या इस समय का यहाँ पर mv², क्योंकि ये आपका v इनिशियल है ना, ये v1 है। अब मैं यहाँ लिखूंगा mv²/r, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी अलग आएगी, है ना, हाँ वेलोसिटी अलग आएगी। तो देखिए मैं करूँगा इसको v2 बराबर क्या, v2 बराबर √GR cos अल्फा, ये हो गया बेटा, करेक्ट। अब आप देखो कि हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो मैं निकाल रहा हूं अल्फा की वैल्यू। देखना मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, है ना।
टोटल इनिशियल एनर्जी, मैं यहाँ पे इसको लेवल को 0 मान लेता हूँ, दिस लेवल इज 0। जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो आपको किसी लेवल को 0 मानना पड़ेगा। जब जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, तब तब आपको उसको क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, mgh प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, ये आपकी टोटल इनिशियल एनर्जी है, mgh यानी 0 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। दूसरी आपकी एनर्जी आएगी mg माइनस h प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे माइनस h चाहिए। बेटे यहाँ से यहाँ तक जब ये आया है तो कितना नीचे आया मोटरसाइकिल, इतना नीचे आया है ना, हाँ ये नीचे आया है। मैं इसको आपको जो है ना डिफरेंट कलर से प्रेजेंट कर देता हूँ। जो आपका डिफरेंट कलर है इसका वो ये है, ये H नीचे आया है और ये H माइनस H है, क्योंकि डाउन साइड में है ना, इसलिए ऐसा किया। अब मैं कहूँगा यहाँ पे कॉस एल्फा, देखना कॉस एल्फा को क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस एल्फा बराबर R माइनस H अपॉन R। तो आपका H आ जाएगा R1 माइनस कॉस एल्फा। आप लोग चेक करिए। अब मैं इसको लिखूंगा हाफ mv1 स्क्वायर, आप लोग चेक करेंगे, हाफ mv1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर तो आपको गिवन है, तो उसको मैं लिख देता हूँ gr अपॉन 2, करेक्ट, हाँ, इक्वल टू माइनस mg, h की जगह लिख रहा हूँ R1 माइनस कॉस एल्फा, हाँ जी 1 माइनस कॉस एल्फा, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर को लिख रहा हूँ gr कॉस एल्फा। आप एक बार चेक करिए। अब देखिए आप कैलकुलेशन में ये कर रहा हूँ, m से m को काट रहा हूँ, mgr सारे छुट्टी। अब आप देखो 1/4 इट इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2 कॉस एल्फा हो जाएगा। आप जांच करिए, इस 1 को इधर ले आओ तो 3/2 कॉस एल्फा क्या होगा बेटा, ये 5/4 आ जाएगा, है ना, 5/4 आ जाएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा, कॉस एल्फा आपका 5/6 आ जाएगा, यानी कि एल्फा विल बी कॉस इनवर्स 5/6। अब आपका जो x आएगा वो निकाल देता हूं मैं। x बराबर क्या लिखोगे आप, देखिए एल्फा बराबर लिखेंगे आप x अपॉन r, r अपॉन रेडियस। तो आप x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे एल्फा इंटू r, यानी कि आपका जो x आएगा वो आएगा r इंटू कॉस इनवर्स 5/6। दिस विल बी योर आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ HC वर्माज क्वेश्चन। उसका पार्ट बी का आंसर ये आएगा, है ना, हाँ, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है, राइट, ओके। ये आ गया। अब तीसरा सवाल ये कह रहे हैं कि किस स्पीड से ऊपर से चलाया जाए कि नीचे तक आने पर कोई कांटेक्ट लॉस ना हो। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको v1 की वो वाली वेलोसिटी निकालनी है कि जब आप एंटायर पूरा का पूरा सर्कल कर जाएं, मतलब वो ओवरब्रिज कंप्लीट कर जाएं और आपकी मोटरसाइकिल स्लिप ना हो। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को वापस रीराइट करूंगा, सेम इक्वेशन, ठीक है, और बस इसी में से आंसर निकालूंगा मैं। अब मुझे v1 चाहिए ऐसा कि वो पूरे में नहीं करेगा। आप लोग इसे चेक कर लेंगे और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं जूम सेशन में, वैसे कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है इसी जगह पर, है ना, मैं कर रहा हूँ। देखना मैं लिख रहा हूँ इसको 0 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। अब हमारा v1 नोन नहीं है, अननोन है ना, राइट। तो देखो कितना आएगा, माइनस mg, h की जगह लिख रहा हूं r1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, दिस एंगल इज थीटा, एंटायर एंगल,
पहले हमने अल्फा लिया था, अब कॉस थीटा ले रहे हैं, प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर दिस, है ना, लेकिन इसको जी आर कॉस थीटा लिखेंगे, अल्फा की जगह थीटा लिख दिया है ना, बस कैलकुलेशन सारी वही है। अब आप देखो हम इसको लिख रहे हैं m से m उड़ाओ, है ना, चेक करना जरा, v1 स्क्वायर अपॉन 2 है, है ना। आप देखिए इसको माइनस जी आर प्लस जी आर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा प्लस जी आर बाई 2 कॉस थीटा, है ना। चलिए जी देखिए, अब आपका जो है ना ये 3/2 आएगा, इस 2 को इधर ले जाओ आप, ये जो 2 है ना इस 2 को उधर ले जाओ, तो देखना जरा v1 स्क्वायर क्या आएगा, v1 स्क्वायर, ये 3/2 आ गया ना, तो वो 3gr आ जाएगा, है ना, 3gr cos थीटा माइनस mgh, ठीक है, माइनस 2gr, ठीक है जी। तो आप देखो v1 स्क्वायर क्या आएगा, v1 स्क्वायर आएगा आपका gr 3 cos थीटा माइनस 2, 3 cos थीटा माइनस 2, तो आपका जो v है वो आएगा इतना, है ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो वो gr 3 cos थीटा माइनस 2, ये आंसर आएगा आपका। cos थीटा की जगह आप l/2r लिख सकते हैं, तो आपका जो वहाँ से जो वैल्यू आएगी, जहाँ से ऊपर से अगर आप चाहते हैं मोटरसाइकिल को बिना किसी लॉस के चलाने की, तो आपको ये वाली स्पीड रखनी पड़ेगी, -2, दिस विल बी योर आंसर। आप देखिए ये आपके वैसे जो है ना, ये कोई अकेला सवाल नहीं करवाया है, दिस इज नॉट ओनली अ सिंगल क्वेश्चन, है ना, आपकी डीपीपी में इस कंसेप्ट पर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल हैं, एस.सी. वर्मा जी की बुक में भी काफ़ी सारे सवाल हैं। देखिए एस.सी. वर्मा जी की बुक में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब वो क्या करेगा, लूज कर जाएगा, है ना। चलो वो पता नहीं किधर से, वो आपको आ जाएगा सामने जब हम करेंगे, तो नहीं तो डीपीपी में तो है ही, है ना। आप देखिए तो ये जो है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सवाल को करते समय कि सवाल क्या है। अब हम बात करेंगे आपके वर्क एनर्जी पावर वाली जो वो है फॉर्मूला चार्ट जो है, उसके अंदर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखना कि हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना वर्क एनर्जी पावर के फॉर्मूला चार्ट में से, एक मिनट ज़रा, वर्क एनर्जी पावर के फॉर्मूला चार्ट में से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 22, सबसे पहले 21 तक शायद हम कर चुके थे, है ना, 22, 23, 24, 25, 26 तक शायद हम अभी आज करेंगे, देख लेते हैं, है ना, कितना टाइम है और कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। A uniform rope of mass m and length L is placed on the top of a smooth hemispherical surface as shown in the figure.
The rope is held at rest as shown in the figure and released such that it slides down along the curve. Find the speed of the chain as it moves by the angle theta on the surface. देखिए ये है, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो अभी अपन ने किया कि स्पीड वेरी करेगी, है ना, वहां से चलेगी रोड और जो यूनिफॉर्म रोप है वो आगे बढ़ेगी। तो मैं आपको इस रोप को आगे बढ़ा रहा हूं और फिर जो है हम इसकी स्पीड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक बार आप पूरा डायग्राम देख लीजिए। एक हेमी स्फीयर है बेटा, हेमी स्फीयर, ये हेमी स्फीयर है। तो हेमी स्फीयर है तो देखिए यहाँ पे इस हेमी स्फीयर का सेंटर यहाँ है ना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इन्होंने जो है ना यहाँ पर एक चेन रखी है, चेन का मास दे रखा है, लेंथ एल दे रखी है बिल्कुल। तो देखिए मैं चेन बना रहा हूँ, चेन का मास बना रहा हूँ, चेन का मास है और लेंथ एल है। तो मैं यहाँ पर चेन बना रहा हूँ, देखना प्लीज बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये चेन है बेटा, ये जो चेन है इसका मास m है, लेंथ l है। तो मैं यहां पर एक बात बोलूंगा, अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो थीटा नॉट इज एंगुलर लेंथ ऑफ द चेन। मैं बोलूंगा थीटा नॉट इज व्हाट, थीटा नॉट इज एंगुलर लेंथ ऑफ द चेन, एंगुलर लेंथ ऑफ द चेन। तो देखिए क्या होगा, ये आएगा L अपॉन R, क्योंकि ये पूरा L है और ये R है, ये थीटा नॉट है। इस समय चेन यहाँ रखी है, हमने इसको रख रखा है, चेन स्मूथ बाउल है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अब हम उसको छोड़ देंगे, चेन को छोड़ देंगे तो क्या होगा, चेन नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, छोड़ेंगे तो। अब ये चेन जो है नीचे आ करके इसकी डिफरेंट पोजीशन मैं बना देता हूँ, है ना, अलग कलर से बनाऊंगा। तो देखिए डिफरेंट पोजीशन बना रहा हूँ कि मान लीजिए चेन जो यहाँ थी वो अब यहाँ आ गई, मान लीजिए चेन खिसक गई, यहाँ पर आ गई साफ चेन। तो जो चेन पहले वहां थी वो चेन यहाँ आ चुकी है। अब आप देखिए कि ये एंगल अगर थीटा नॉट था तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना। मैं कहूंगा कि ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा, क्योंकि चेन का एंगल ही तो है ये एंगल चेन का ही एंगल है। सवाल ये उठता है कि हाउ मच एंगल मूव्ड बाय द चेन, कितना एंगल चेन ने मोशन किया। यहाँ ये देखना है कि इन्होंने कहीं कोई एब्रीविएशन तो नहीं ले लिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन एज इट मूव्ड बाय एंगल थीटा, करेक्ट। देखिए ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेन मूव करी ना बेटा, तो दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, जब दिस एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल बताओ, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा नॉट हो जाएगा, करेक्ट। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। हम बताएं स्पीड कैसे निकलेगी। स्पीड ऐसे निकलेगी कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी करनी पड़ेगी। तो देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टोटल फाइनल एनर्जी क्या होगी, यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ m जीरो स्क्वायर, बाद में यू फाइनल प्लस हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से आपका v निकलेगा तो ये v आपका आंसर होगा। अब हम u इनिशियल और u फाइनल निकालेंगे बस। तो अब हमारा सारा दिमाग किस में लगेगा, u इनिशियल और u फाइनल में लगेगा। मैं निकाल रहा हूँ u इनिशियल, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, आप ऐसा करिए, इसको जीरो लाइन मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए जीरो लाइन। मैं ग्राउंड को जीरो लाइन मान लेता हूँ, है ना, जीरो 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 जीरो। अब देखो मैं यहाँ पर चेन का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ यहाँ से, है ना।
एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, मैं इसको अलग कलर से लेता हूँ, डिफरेंट कलर से, जिससे आपको डिफरेंस फील आए उसमें। तो देखो इस चेन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया है मैंने, और मान लो ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका यहां से जो एंगल बन रहा है बेटे, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, अल्फा है। इस अल्फा एंगल का जो है ना, ये वाले टुकड़े की हाइट बताना जरा, हाइट, हाइट कितनी हाइट है इसकी? तो ये हाइट h है, बताओ मैं कितनी है ये हाइट h? ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है ना, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है ना, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि ये जो हाइट है दिस h इज r cos अल्फा, से यस, h इज r cos अल्फा। तो पता है मैं u इनिशियल लिखने जा रहा हूं, u इनिशियल इक्वल टू है ना dm स्मॉल मास ऑफ स्मॉल पीस, स्मॉल मास ऑफ स्मॉल पीस है ना, हाँ, इंटू g इंटू h, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे बताओ? हमने अल्फा यहाँ से मेजर किया है तो ये 0 है, 0 से लेके हम थीटा नॉट तक करेंगे, क्योंकि पहले थीटा नॉट तक ही थी चेन है ना। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके थीटा नॉट तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इस स्टेप को समझिए हमने किया क्या है। देवड़ा बहुत छोटी सी बात की है हमने इस चेन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटे से टुकड़े का मास मान लिया dm है, वो अभी हम लिख देंगे उसका मास कितना होना चाहिए, dm है। तो देखो क्या होगा, आपने यहाँ पे 0 एंगल लिया तो जब चेन का एंड आएगा ना जहाँ तक, वहाँ तक थीटा नॉट होगा। तो मैंने 0 से लेकर थीटा नॉट तक इंटीग्रेशन करने का फैसला कर लिया। अब देखिए मैं इसमें से g को कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, क्योंकि g तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं 0 से थीटा नॉट तक ही लिखूंगा। मैं dm की वैल्यू लिख रहा हूँ, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ? dm की। dm इज मास ऑफ स्मॉल पीस, इसका एंगल मान लेते हैं d अल्फा, क्या मान लेते हैं? d अल्फा। तो मैं dm की वैल्यू लिख रहा हूँ, स्मॉल m चेन का मास दे रखा है इन्होंने है ना, थीटा नॉट इसका एंगल दे रखा है ना, और d अल्फा ये दे दिया। आप कहेंगे कि ये dm है, मैं कहता हूँ ये dm है जी, और h की वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्या? r cos अल्फा, ये h की वैल्यू है। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझ जाइए कि किया क्या है। किया ये है बेटा, सिंपल सी कैलकुलेशन की है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन जो है ना समझा देता हूँ आपको। क्या कैलकुलेशन की है? थीटा नॉट इज हैविंग मास m, तो 1 इज हैविंग मास m अपॉन थीटा नॉट, अल्फा इज हैविंग मास m अपॉन थीटा नॉट इंटू अल्फा, सॉरी इंटू डी अल्फा, ये डी अल्फा है ना, मैं डी अल्फा का मास चाहिए, वी वांट मास ऑफ डी अल्फा, तो इंटू डी अल्फा, राइट, इसलिए वो मास ऐसा लिखा गया है। ठीक है, नाउ चेक दी रिजल्ट। मैं r और g दोनों को बाहर निकाल देता हूँ, m को भी बाहर निकाल देता हूँ, थीटा नॉट को बाहर निकाल देता हूँ, आप चेक करिए है ना। अब ये अंदर इंटीग्रेशन में बच जाएगा cos अल्फा डी अल्फा 0 से थीटा नॉट तक, ओके। तो ये आ जाएगा आर जी एम अपॉन थीटा नॉट, और क्या आएगा? cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, लिमिट है आपकी 0 से थीटा नॉट तक। तो बस आप आराम से रख दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं इसको एम जी आर अपॉन थीटा नॉट एंड साइन थीटा नॉट माइनस 0, ये आपका u इनिशियल आ गया जी। तो इस u इनिशियल को मैं यहां लिख देता हूं एम जी आर अपॉन थीटा नॉट साइन थीटा नॉट, राइट, ये आ गया बेटा। अब मैं u फाइनल निकालूंगा। u फाइनल देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा, मैं वही इक्वेशन लिखूंगा वापस से, डी एम जी एच, लेकिन अब मैं पता है अब मैं लिमिट बदल दूंगा। अब बताओ लिमिट क्या होगी?
लिमिट ये होगी कि आपकी चेन जो है वो अब थीटा से स्टार्ट होगी और थीटा नॉट तक आएगी, वो थीटा प्लस थीटा नॉट तक आएगी। तो अब मैं लिमिट रखूंगा थीटा से थीटा प्लस थीटा नॉट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिमिट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट because in the second stage our chain is not exactly at 0 degree. Our chain is starting from the angle theta and ending at angle theta plus theta naught. तो चेन की शुरुआत यहाँ है, अंत यहाँ है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ वह का वह है। तो देखो मैं जी को कॉमन ले लूँ, मैं सारा कार्यक्रम वैसा का वैसा करूँगा, कुछ अंतर करने वाला हूँ ही नहीं। अब देखो डीएम को मैं वापस से वही लिखूंगा, डीएम क्या लिखूंगा, एम अपॉन थीटा नॉट इंटू डी एल्फा, ठीक है। एच को मैं वैसे ही लिखूंगा आर कॉस एल्फा, आप समझ लीजिए, है ना। हाँ, तो बहुत साफ सुथरे तरीके से क्या आ गया, एम जी आर अपॉन थीटा नॉट आ गया, बाहर निकाल दिया। आपका जो इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर रहेगा कॉस एल्फा डी एल्फा और लिमिट आपकी रहेगी थीटा से थीटा प्लस थीटा नॉट, ये लिमिट रहेगी। अब मैं यू फाइनल लिख देता हूं यहां पर ईमानदारी से, आप चेक करेंगे, एम जी आर अपॉन थीटा नॉट और ये आएगा साइन साइन थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा, ये आएगा बेटा, ये आपकी एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी। अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, बस यही आपका आंसर है। तो देखो u इनिशियल आपके पास है, u फाइनल आपके पास है, हाफ एम बी स्क्वायर आपके पास है। तो मैं यहाँ से अब इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, है ना, इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है ना। इसकी क्या, मेरे को तो ऊपर पूरे की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं, इससे क्या हमारे पास स्पेस हो जाएगा ना, बिकॉज आंसर विल बी लिटिल लॉन्गर। चेक करिए, ये आपका यहां पे रहने दो, ये तो इनिशियल है ना, हाँ इसको जिंदा रहने दो भैया, ये यू इनिशियल की वैल्यू है। अब आप इस इक्वेशन को लिखिए ईमानदारी से, मैं लिख रहा हूं उसको, यू इनिशियल में लिख रहा हूं एम जी आर थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट, इट इज इक्वल टू, ये यू फाइनल है। तो मैं एक काम करूं क्या, यू फाइनल को इधर निकाल ही लेता हूं, हाँ माइनस तो करना ही पड़ेगा ना बाद में, ये यू फाइनल यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं एम जी आर अपॉन थीटा नॉट, बाद में कर लेंगे हम इसको, ये आएगा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा, है ना, और इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आपको स्पीड चाहिए, है ना, एक काम करो एम से एम उड़ा दो सारे, टू को इधर ले आते हैं, मैं वी लिख रहा हूं, आप चेक करना, आई विल डू वन मिस्टेक, एक गड़बड़ करूंगा मैं लिखने में, आपको चेक करनी है कि व्हाट मिस्टेक आई एम गोइंग टू डू। 2gr अपॉन थीटा नॉट कॉमन ले लिया है, हाँ जी 2gr अपॉन थीटा नॉट कॉमन ले लिया है। अब देखना जरा, मैं लिख रहा हूं साइन थीटा नॉट प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। देखना जरा ऐसा है क्या आंसर, एक मिनट आंसर मिलाते हैं। 2gr स्क्वायर आ रहा है भैया, हाँ अच्छा ये थीटा नॉट की वैल्यू रख दी है, ये बेटा थीटा नॉट की वैल्यू रख दी है एल अपॉन आर, इसलिए ये आर स्क्वायर आ रहा है, कोई खास दमदार बात नहीं है। आप थीटा नॉट की वैल्यू एल अपॉन आर रखो, थीटा नॉट इज एल अपॉन आर, थीटा नॉट इज एल अपॉन आर,
आप थीटा नॉट की जगह एल अपॉन आर रखिए, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो दे रखा है। टू जी आर स्क्वायर अपॉन एल, बाकी ये आएगा साइन थीटा नॉट प्लस साइन थीटा माइनस ये थीटा प्लस थीटा नॉट है क्या, थीटा प्लस थीटा नॉट होगा नहीं तो साइन थीटा प्लस थीटा नॉट। आप चेक करिए अपना जवाब, बिल्कुल यही है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और इसमें आपने देखा कि एनर्जी वेरी होती है ना, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। हमने यहाँ पर जो लेवल लिया था ना, जीरो लेवल, वो ग्राउंड से ले लिया। अगर आप जीरो लेवल ऊपर से लेंगे, ये दोनों चीज़ें आप समझ लो, और इसकी कैलकुलेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी। ये जो जैसे सर्कल है, ये देखो ये सर्कल है। अब अगर आपने ये हाइट आर मानी है, अब आप ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये आपका एंगल थीटा है। अगर आप हाइट यहाँ से नापते हैं, इफ यू आर गोइंग टू मेजर द हाइट फ्रॉम हियर, देन दिस हाइट विल बी आर कॉस थीटा, है ना। ये एच है, ये एच बराबर आर कॉस थीटा आ जाएगा, हमेशा याद रखो ये। अच्छा, लेकिन अगर आपने ये वाली हाइट ऊपर से नापी है, ऊपर से नापी है, तो फिर इसको आप x कह दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा r माइनस एच, यानी r माइनस आर कॉस थीटा आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना, इसमें आपको सावधान रहना है कि फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इफ वी आर मेजरिंग फ्रॉम द अप साइड, इफ वी आर मेजरिंग फ्रॉम द डाउन साइड, देन क्या हमारा आंसर बदलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा डिफरेंट, है ना। आपका आंसर तभी डिफरेंट आएगा जब आप कुछ गलती करेंगे। जब तक आप चीज़ें सही सही करते चले जाएंगे, आपका आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे आप जीरो लेवल कहीं से भी ले रहे हैं। वो तो आपको सारी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊं क्या होगा, जब आप जीरो लेवल वहाँ से लेंगे ना, तो आपके यहाँ पर आर माइनस एच आ जाएगा, तो एक आर आपका आ जाएगा, राइट। तो फिर क्या होगा, एक आर इधर भी आएगा, एक आर इधर भी आएगा, दोनों साइड आएगी सेम क्वांटिटी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है इस डीपीपी का सबसे अच्छा सवाल है ना। देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लीजिए। इस डीपीपी का मतलब इस फॉर्मूला चार्ट का सबसे बढ़िया सवाल है। एक्चुअली फॉर्मूला चार्ट में वैसे तो जो क्वेश्चन छांटे जाते हैं ना, उसकी छंटनी ही ऐसी करते हैं कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर कर दें, लेकिन कुछ सवाल फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिगर शोज टू डिस्क्स ऑफ सेम मास m. They are rigidly attached to a spring of stiffness K. The system is in equilibrium. From this equilibrium position, the upper disc is pressed slowly by a distance x and released. Find the minimum value of x if the lower disc is just lifted off the ground. अच्छा, मतलब हमें उस डिस्क को दबाना है, स्प्रिंग को दबाना है और इतना दबाना है कि फिर जब हम छोड़ दें तो नीचे वाली डिस्क भी उठ जाए, ऊपर वाली तो उठेगी, नीचे वाली भी उठ जाए। एक मिनट जरा, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। 23 क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी मैं शायद 22 बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 इज वन ऑफ दी वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। आपका ये ग्राउंड है बेटा, और ये ग्राउंड जो है इसमें ये एम है और यहाँ पर स्प्रिंग लगाई गई है। यहाँ पर एक एम और लगा दिया है ना। अब आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप करूँगा। सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं धीरे 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 धीरे। ओके, तो कह रहे हैं कितना दबाएं कि फिर जब छोड़ें तो ये भी उठ जाए नीचे वाला भी। तो
सबसे फर्स्ट स्टेज पर मैं बात करूंगा। फर्स्ट स्टेज अभी ये रखा हुआ है, स्टिफनेस के है ना। तो फर्स्ट स्टेज एट दिस स्टेज if x1 is compression in spring, आप देखिए इस समय अगर कंप्रेशन x1 है, क्योंकि अच्छा चलो मैं एक काम करूं क्या, इसको एकदम पिछले वाले स्टेज से बनाता हूं जहां से ये शुरू हुआ है ना। हाँ, क्योंकि ये जो एच सी वर्मा जी ने जो दे रखा है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मैं पहले आपकी स्प्रिंग जो है ना, मतलब मास एम ऊपर वाला नहीं रखा हुआ था। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एकदम जीरो लेवल से कि सवाल कहाँ से आ रहा है। अच्छा ये तो मेरा सवाल है ना, हो सकता है उनकी बुक में भी हो, एस सी वर्मा जी की बुक में भी हो सकता है सवाल। ये आपका एम है, मैंने इस पे स्प्रिंग रखी, आप देखना स्प्रिंग, ये इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, अब मैं सेकंड स्टेज पर इस पर एक मास m को और अटैच करता हूं, तो देखना ये सेकंड स्टेज आएगी, स्टेज 2। मैं एक एक स्टेज बना रहा हूं, घटना कैसे कैसे घटित होगी। तो देखिए अब आपकी ये स्प्रिंग थी ना, थोड़ा सा दब जाएगी बेटा। जब स्प्रिंग पर कुछ वजन रखोगे तो भैया दबेगी तो सही स्प्रिंग, है ना। तो स्प्रिंग दब जाएगी, ये यहां पर m आ गया। अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो कितना कंप्रेशन आया, x1 कंप्रेशन आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, ये m है तो इसका वेट mg होगा, तो मैं बोलूंगा kx1 बराबर mg। तो बेटा x1 कितना आ गया, x1 आ गया mg अपॉन k। ये इस समय है, अब अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेज ये है कि आप इस स्प्रिंग को जो अभी x1 कॉम्प्रेस्ड है, आप इस स्प्रिंग को दबा रहे हो और दबा रहे हो, स्प्रिंग को दबाइए और दबा रहे हैं स्प्रिंग को, बहुत जबरदस्त दबा रहे हैं स्प्रिंग को दबा दिया साहब। देखो स्प्रिंग दब गई है ना, दब गई है। तो अब आपका m यहां आ गया है, राइट। फर्दर कंप्रेशन मान लो x2 हुआ है, x2 जब फर्दर कंप्रेशन हुआ है ना बेटा, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा x2 फर्दर कंप्रेशन हुआ है तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, इनिशियल लेंथ से टोटल कंप्रेशन हो गया x1 प्लस x2, ये टोटल कंप्रेशन x2 हुआ, अब ये x1 प्लस x2 हो गया, करेक्ट। अब देखिए कि यहां तक आने के बाद में जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या घटना होगी, छोड़ेंगे तो देखिए ऐसे घटना होगी। आपका ये m है सबसे नीचे, एक एक स्टेज चेक कर लो क्या क्या घटना होने वाली है। जब आप छोड़ेंगे तो ये जाएगा, हमने इसको रिजिडली इससे बांध दिया है, यानी छूटेगा नहीं, ये ऊपर उछलेगा, है ना, उछल कर स्प्रिंग आएगी। जब स्प्रिंग उछल करके यहां तक आएगी ना, तो यहां तक आने के बाद रुकेगी नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि जब ये दबा दिया है ना हमने, जोरदार दबा देने के कारण अब ये रिलीज होगी, तो इसमें एनर्जी आएगी और मोमेंटम आएगा। उस मोमेंटम के कारण ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब स्प्रिंग बहुत सारी फैल जाएगी, अब आपका मास जो है बहुत ऊपर चला जाएगा ना। और पता है जब ये बहुत ज्यादा चला जाएगा तो स्प्रिंग काफी फैल जाएगी, तो ये नीचे से उछल जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये क्या था स्प्रिंग में, यहां तक कॉम्प्रेशन था, यहां पर कॉम्प्रेशन था बेटे, यहां पर स्प्रिंग में क्या था, कॉम्प्रेशन था। अब यहां स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, है ना।
पता है मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा रिक्वायर्ड नेसेसरी एक्सटेंशन, रिक्वायर्ड नेसेसरी एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नेसेसरी एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल। अब ये एक्सटेंशन होगा, इस एक्सटेंशन को हम कह देते हैं सपोज x3 यहां से लेके यहां तक हो, x3 कह देते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन इस एक्सटेंशन के कारण ही ये ऊपर उठेगा। तो पता है मैं क्या बोलूंगा? kx3 इक्वल टू, क्योंकि अब ये हवा में आ जाएगा, ये m आएगा, इसको ऊपर उठाने वाला कौन है? फोर्स। इसको ऊपर उठाने वाला kx3 फोर्स है, तो इसको मैं बोलूंगा kx3 बराबर mg। mg नीचे की तरफ रहेगा, kx3 बराबर mg। तो भैया kx3 बराबर जब mg आएगा तो x3 बराबर आ जाएगा mg अपॉन k। इसका मतलब ये x3 आपके x1 के बराबर है। देखो x3 x1 के बराबर है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अब आप देखिए कि आपको सवाल पूछा क्या है, क्या चाहता है आपका क्वेश्चन। क्या आपका क्वेश्चन x1 चाहता है आपसे? क्या आपका सवाल x1 चाहता है आपसे? नहीं, नहीं। क्या आपका सवाल x3 चाहता है आपसे? नहीं, नहीं। क्या चाहता है? x2 चाहता है, x2 चाहता है। तो आपके क्वेश्चन ने x2 पूछा है बेटा, x2 ये आपके सवाल ने पूछा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली कंडीशन और उस वाली कंडीशन को इक्वेट करूंगा, टोटल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टोटल फाइनल एनर्जी कर दूं। मैं कर रहा हूं, है ना। तो देखिए ये वाली कंडीशन लूंगा मैं सबसे पहले, फिर वो कंडीशन लूंगा, करेक्ट। तो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि पूछा हमसे वही है ना। मैं लिखूंगा टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ओके, हम जो है इसको चेक करेंगे सबसे पहले और फाइनली इसको चेक करेंगे। ओके, ओके, चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं, जीरो लेवल कहां से लेवे हम? जीरो लेवल तो हम यहीं से ले लेते हैं, स्टार्ट वाला। हाँ, ये जीरो लेवल लेने में फायदा है भैया, क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, ये जीरो लेवल हमारे लिए मेजरमेंट बहुत अच्छा दे देगा। ये क्या है, आपकी स्प्रिंग की कोई लेंथ नहीं है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग L0। इसको हमने जीरो लेवल मान लिया है, मान लिया जीरो लेवल। चलिए अब मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल। देखना मेरे लिखने का तरीका, देखना जरा, ये आपका जीरो लेवल है ना। तो मैं यहां से लिख रहा हूं mg। देखो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की, तो mg माइनस x1 प्लस x2। mgh लिखते हैं ना, तो h को मैंने लिखा है माइनस x1 प्लस x2, क्योंकि मैंने जीरो लेवल वहां लिया है। आपके मन में जैसे जहां से लो जीरो लेवल। अब आप कहोगे सर मैं यहां से लूं तो जीरो लेवल, तो मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। अभी मैं इस सवाल में आज ये भी करके बताऊंगा आपको कि यहां जीरो लेवल देंगे, देन यू विल रिसीव द सेम आंसर, राइट। mg माइनस x1 प्लस x2, क्योंकि ये आपका h आया, प्लस स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन कितना है? स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है प्लस हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ये स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, यहां पर x1 प्लस x2 है ना, करेक्ट। x1 की वैल्यू आपको पता है। ओके, टोटल फाइनल एनर्जी आएगा mg इंटू प्लस x3, क्योंकि अब आपका x3 ऊपर गया, प्लस x3 प्लस हाफ के x3 स्क्वायर
है ना। आपका x1 और x3 बराबर है, आपका x1 और x3 बराबर है ना। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब मैं इसको इक्वेशन को यहाँ लिखूंगा और ये दोनों डायग्राम में मिटा दूंगा, है ना। यस, इन दोनों को जिंदा रखूंगा क्योंकि मुझे अब इनसे कोई मतलब नहीं है पहले वालों से। हमारा आंसर x2 है, तो वी नीड टू फाइंड आउट x2 ओनली, है ना। तो बस हम दिमाग x2 पर ही लगाएंगे। तो देखो मैं इसको रीराइट कर रहा हूं यहां पर, इक्वेशन को आप चेक करेंगे, माइनस mgx1 माइनस mgx2 प्लस हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। या एक बार देखो आप कुछ बैलेंस कुछ कटता वटता है क्या? नहीं, कुछ नहीं करता। आपको मस्ती से कैलकुलेशन करो पहले। 2x1 x2 ये आया बेटा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब राइट हैंड साइड को मैं लिख रहा हूँ mgx3 प्लस हाफ के x3 को x1 लिख दे रहा हूँ मैं जानबूझकर, बिकॉज x3 एंड x1 दोनों बराबर है ना। करेक्ट। अब आप जरा चेक करना, माइनस mg को तो आप रहने दो वैसे के वैसे, x1 को भी रहने दो, माइनस mgx2 को भी रहने दो। अब आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, क्या? हाफ के x2 स्क्वायर मिलेगा और मिलेगा प्लस के x1 x2, और क्या बनेगा? और आपको मिलेगा mgx1। देखिए आप कैलकुलेशन चेक करिए। नो, मैं ये आपको गैप कर इसमें लाइन खींच देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कैलकुलेशन चेक करिए जल्दी से। हो गया? अब आपको चाहिए क्या? केवल x2 की इच्छा है आपको, और किसी चीज की इच्छा आपको नहीं है। x1 आपके पास में है mg/k, तो बस अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। आ गया आपका तो आंसर, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे आ गया, माइनस mg। मैं x1 को लिख रहा हूं mg/k माइनस mgx2 हमें पता नहीं है, x2 का पता लगाना है। हाफ के x2 स्क्वायर आ गया बेटा, आ गया ना। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्लस के तो के है, x1 को लिखूंगा mg/k इंटू x2 प्लस mg एंड mg/k। x1 को mg/k लिखा। बस अब अपने पास देखो इक्वेशन केवल x2 के अंदर है, इसका मतलब अब हमारा जवाब मौजूद है हमारे सामने। देखिए कैसे, आप इस k को k से काट दीजिए, काट दिया। अब आप ये mgx2 है ना, mgx2 ये क्या है? माइनस mgx2 है, ये प्लस mgx2 है, वो माइनस mgx2 है, तो डिशुम खत्म। चलिए जी, अब आप देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, mg स्क्वायर g2k और ये m2g2k है, तो मैं इसको लिख रहा हूं हाफ के x2 स्क्वायर बराबर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं इसको लिख रहा हूं 2m2g2k। तो बेटा x2 स्क्वायर बराबर आ गया 4m2g2k है ना। तो x2 बराबर कितना आ गया? 2mg/k। चेक करिए आपका आंसर। ये क्या हुआ? देखिए कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी बातें हुई। आप वापस से मेरी बात स्टेप बाय स्टेप सुनिए। सबसे पहले एक ब्लॉक रखा था, ब्लॉक के ऊपर एक स्प्रिंग लगाई थी, स्प्रिंग की लेंथ कुछ थी, उसकी नेचुरल लेंथ L0 थी। फिर हमने उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा तो स्प्रिंग दब गई, फिर शांतिप्रिय स्थिति आ गई। दबने के बाद जब शांति स्थापना हुई, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ब्लॉक है, ब्लॉक पर स्प्रिंग लगी थी,
स्प्रिंग पहले रखी हुई थी, हमने उसके ऊपर कुछ रखा, कुछ रखने के बाद स्प्रिंग दबी, दबने के बाद फिर स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में आई। जब इक्विलिब्रियम में आई तो उसका कॉम्प्रेशन x1 था, वो x1 हमने कैलकुलेट किया था mg/k, दैट कैलकुलेशन वाज देयर, राइट। इसके बाद क्या किया हमने, उसको ऊपर से दबाया 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 दबाया, कितना दबाया, x2 दबाया, और x2 दबाने के बाद टोटल कॉम्प्रेशन कितना हो गया, x1 + x2, क्योंकि x1 तो पहले ही दब गया था, x1 + x2 हुआ। अब हमने छोड़ दिया तो क्या हुआ, क्योंकि स्प्रिंग दबी हुई है भैया, आप कभी स्प्रिंग को दबा करके छोड़ो ना, कभी ऐसा करो, अगर आप लोग अगर कभी स्प्रिंग को दबा करके छोड़ें तो बेटा एक काम करना, दूर हट जाना जरा सा, नहीं तो बड़ी तेजी से लगेगी चोट। हाँ, अगर आपने किसी स्प्रिंग को दबा करके ऐसे रख दिया और अपना सिर ऊपर रख दिया, अगर ध्यान से ऐसे रखा ना, आपके सिर पे आके लगेगी बड़ी चोट। कभी भी करना मत ऐसे, कभी करना है ना, दूर हट जाना, दूर हट के फिर देखना, देखो मजा आता है? ये ऊपर उछलेगा, ये ऊपर उछलेगा। सवाल ये उठता है, ये ऊपर कब उछलेगा? नीचे वाला मास को ऊपर उछालना है बेटे, नीचे वाला मास ऊपर तब उछलेगा जब इसको ऊपर की तरफ उठाने वाला कोई फोर्स होगा। नीचे वाला मास ऊपर तब उठेगा जब उसे ऊपर की तरफ उठाने वाला कोई फोर्स होगा। ऊपर की तरफ उठाने वाला फोर्स कब होगा? जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि जब एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में, तो पता है क्या होगा, वो स्प्रिंग कॉम्प्रेशन की ट्राई करेगी, उस चक्कर में ऊपर उठेगा मास। तो अच्छा, सवाल ये उठता है कि यहां पर आने के बाद में स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगी, तो नेचुरल लेंथ पर आने के बाद रुकेगी क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकेगी? मैं बताता हूं क्यों नहीं रुकेगी। इस दुनिया में कोई भी बॉडी मोमेंटम आने पर रुकती नहीं है। मोमेंटम का मतलब ही ये है कि इट विल कंटिन्यू। यहां उसमें मोमेंटम आ गया है, मोमेंटम आ गया है तो कंटिन्यू जरूर करेगी, कंटिन्यू जरूर करेगी और ऊपर तक जाएगी। सवाल उठता है कि व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड नेसेसरी एक्सटेंशन इन स्प्रिंग kx3/mg। तो ये x3 आएगा, इस एक्सटेंशन के बाद ये उठ जाएगा ऊपर। बस अब हमने क्या किया, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी कर दिया और आंसर आ गया। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी की कैलकुलेशन जहां मर्जी जचे वहां से करो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। यानी आप अगर पहले वाले डायग्राम से कैलकुलेशन करेंगे जो कि हमने की है, तो भी आपका आंसर वही आएगा, और अगर आप यहां से करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं है। तो चलो हम एक काम करें, एक बार जरा इसको 0 लेवल मान के कैलकुलेशन करते हैं, देखिए क्या घटना घटित तो होती है? क्योंकि मैं कह रहा हूं आंसर आएगा तो फिर आना चाहिए है? चलिए मैं करके देखता हूं एक बार, जिससे कम से कम पता तो लगे ना। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी करूंगा, कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं। देखिए जी, देखो जरा इसको, अगर हम इसको 0 लेवल मान लें, 0 लेवल मान लें तो क्या होगा, टोटल इनिशियल एनर्जी को टोटल फाइनल एनर्जी करूंगा ना। हाँ, तो सबसे पहले टोटल इनिशियल एनर्जी mg0 प्लस हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, बराबर mg(x3) प्लस हाफ के x3 स्क्वायर। बस खत्म, यही तो होना चाहिए भाई। यहां पे आपने 0 बना, अच्छा एक मिनट, सॉरी, ओहो, ध्यान दो, ये हो गया ना mg0, ये हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। फिर हम इसको लिखेंगे mg x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस हाफ के x3 स्क्वायर, ये आएगा। देखो जरा, देखो कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा मैं कोई?
कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? चलिए अब देखो, मैं इसको लिखूंगा 0 प्लस हाफ के, इसको मैं ओपन करूंगा पूरे को, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, है ना, बराबर mg x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस हाफ के x3 स्क्वायर। हमें x2 चाहिए, बस क्या चाहिए, x2। तो मैं एक बार ज़रा इनकी जांच पड़ताल कर लेते हैं हम सारी वैल्यूज की। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखना, हाफ के x1 स्क्वायर लिखो, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर, तो आपको पता ही नहीं है, प्लस हाफ से हाफ गया के x1 x1 आपको पता है। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, mg बेटा x1 और x3 इन दोनों को लिख दो, है ना। तो आप एक बार mg x2 को तो आप साइड में रख दो, एक प्लस mg x1 प्लस x3 को लिख दो। तो x1 प्लस x3 बराबर, दोनों इक्वल है ना, इसलिए 2mg अपॉन किया जाएगा, 2mg अपॉन किया जाएगा, प्लस हाफ के x3 स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। आप चेक करो, तो जब आप चेक करेंगे ना, देखो क्या घटना होने वाली है। घटना ये घटित होने वाली है कि आपका ये वाला और ये वाला तो नमस्ते हो गई, बिल्कुल नमस्ते हो गई, एकदम जोरदार नमस्ते। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी आपकी, है ना। तो मैं एक बार इनको यहाँ से लिख रहा हूँ, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ इसको हाफ के x2 स्क्वायर प्लस के x1 की वैल्यू बताओ, mg बाई k है, तो मैं इसको mg x2 लिख देता हूँ, है ना। के x1 mg है ना बेटा, तो mg x2 लिख। चलिए फिर मैं यहाँ इसको mg x2 लिख देता हूँ, फिर इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 2 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k। mg x2 से mg x2 की नमस्ते कर दो, है ना। फिर x2 स्क्वायर लिख दो। तो देखो मैं x2 स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, 2 को उधर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, 4m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा 2mg अपॉन k। आप देखिए कितना बढ़िया से कोरिलेशन है फिजिक्स में। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, आप सवाल को मर्जी आए जैसे करो, आपका कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये 23 क्वेश्चन था जिसको मैंने, और ये बेस्ट क्वेश्चन था, मतलब, है ना, इसका आपके जो फॉर्मूला चार्ट है, इससे ज़्यादा मतलब बढ़िया सवाल जो है ना मिलना मुश्किल है। हालांकि ये सवाल और बढ़िया बनाया जा सकता था और बढ़िया बनाया जा सकता है। बताओ कैसे, आपके M1 M2 अलग अलग कर दो, M1 M2 अलग अलग कर दो, और बताओ आप अगर M1 M2 अलग अलग कर दोगे तो क्या आंसर आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अगर ये M1 M2 अलग अलग करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, दोनों मास बराबर नहीं है, तो आपका आंसर आएगा M1 प्लस M2 G अपॉन K, ये आंसर आएगा। अगर M1 M2 अलग अलग हो तो M1 नीचे हो M2 ऊपर, तो आंसर ये आएगा। अगर M1 ऊपर हो M2 नीचे हो तो भी आंसर यही आएगा, यानी आंसर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है? अगर M1 बराबर M2 रखोगे तो 2mg आ ही जाएगा। तो ये आप ट्राई करके देखना जरा, हैं। हाँ, एक मतलब एंजॉयबल चीज होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पूरा बोर्ड साफ करूंगा, और एक बार मैं 24 क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा, है ना। क्या टाइम हो गया? चलो बस 24 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाकी कल करेंगे। 24 छोटा सा सवाल है बेटा, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है, 1 मिनट में सवाल देखता हूँ क्या है ना,
कि 24 क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए क्या आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मैं पढ़ रहा हूँ। अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 10 न्यूटन यानी 9.8 न्यूटन, है ना। हाँ, a stone of mass 0.2 kilogram tied to one end of the string is made to move in a vertical circle. Can the stone be described in a vertical circle? अच्छा, मतलब हमें ये करना है कि क्या सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, ये हमें फैसला करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ 24 सवाल कर ही देता हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल है नहीं। देखिए आपको हमने बताया होगा सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसी कंडीशन बताई थी बेटा मैंने आपको। देखिए सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन थी। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन थी हमारी कि आपके लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट जी आर चाहिए, ये मस्ट है। इन्होंने लंबाई दे रखी है स्ट्रिंग की L 1 मीटर। यस प्लीज ध्यान दो, सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा होता है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो है ना टेंशन क्या होगा, अगर मान लो यहां पर जो है ना मैंने लटकाया है, अब ये रस्सी लटकाई है बेटा और रस्सी लटका करके मैं इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराऊंगा ना, तो यहां पर टेंशन चाहिए मुझे। ये मैक्सिमम टेंशन आएगा, ये मैक्सिमम टेंशन आएगा, हाँ ये मैक्सिमम टेंशन आएगा। ये टेंशन क्या आएगा mg, ये नीचे mg होगा। तो देखो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नेट इनवर्ट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन बिकॉज दिस विल गो इन दिस वे, सो सेंटर ऑफ द मोशन इज हियर। तो नेट फोर्स कितना आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन, कुछ लोगों को तो चलिए ध्यान दीजिए, सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे T माइनस एम जी इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नेट इनवर्ट फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो T आपका आ जाएगा एम जी प्लस एम अपॉन आर। मोदी बाबा रे, तो T बराबर बेटा 6 mg आ गया। अब आपको इस T की इन्होंने लिमिट दे रखी है, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है उसका कितना 1 किलोग्राम वेट, तो 9.8 न्यूटन दे रखा है आपको। अब आप चेक करो कि क्या ये पॉसिबल है चलना, तो हम जरा इसका टेंशन निकाल देते हैं। 6 mg, आप 6 m बताइए, m कितना है, m है 0.2, g कितना है बेटा, g है 10 या 9.8 रखो। तो मुझे लगता है कि इट विल बी ग्रेटर, हाँ ये 9.8 से ज़्यादा आएगा, यानी रस्सी टूट जाएगी बेटा, बेचारी रस्सी टूट जाएगी। तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि टेंशन जो है अलाउड टेंशन से ज़्यादा आ रहा है। अलाउड टेंशन 9.8 है और हमारा टेंशन 1.2 इंटू 9.8 आ रहा है। सोचिए 1.2 मोर देन 1, इट मीन्स सर्टेनली इट विल बी 9.8 से ज़्यादा, करेक्ट। तो ये निश्चित रूप से क्या होगा आपका जो ये है ना टूट जाएगी रस्सी, इसलिए इसको पॉसिबल नहीं है। चलिए अब 25, 26, 27 और उसके बाद के सारे सवाल हम कल करेंगे, है ना। आज देखिए आपको जो है एक सबसे अच्छी बात ये पता लगी कि अगर हम सवाल को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम एकदम आसानी से करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे, जल्दबाजी पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ का कुछ समझ जाएंगे, है ना। हाँ, ये हालांकि आपका जो है ना बहुत अच्छा है कि आपका जो सवाल था वो SC वर्मा वाला, वो हमने उसको स्पीड चेंज करके किया, इससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट। तो वो आपका बेनिफिट अलग है। नमस्ते।